सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले आज की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। सारनाथ स्थित बुद्धा थीम पार्क में NID फाउंडेशन के सद्भावना कार्यक्रम में शामिल हुए CM योगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज। काशी के लखा मेले में शुमार चेतगंज के नकटैया अपनी भव्यता के साथ संपन्न। और विद्युत विभाग को शासन द्वारा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की आवंटित भूमि के विरोध में अध्यापक, कर्मचारी व छात्रों ने दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारनाथ में प्रधानमंत्री के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती पुस्तक Modi@20 के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के सारनाथ में प्रधानमंत्री के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती पुस्तक Modi@20 के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन करते हुए कहा कि आज भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिनके सुरक्षित हाथों में भारत की 135 करोड़ की जनता का भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को बिना भेदभाव के मिल रहा है। विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनाने का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत कम होता है किसी राजनेता को लंबे समय तक जनता का स्नेह प्राप्त होता रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे अछूते हैं। भारत की जनता जिस प्रकार से अपने प्रधानमंत्री को प्यार करती है वह भी अनूठा है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री के जीवन के विभिन्न पहलुओं को छुआ गया है, जिससे साहित्यकारों सहित आम जनमानस को भी लाभ होगा। कार्यक्रम में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर सतनाम सिंह संधू द्वारा वाराणसी में रहने वाले सिख वर्ग के निर्धन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना की भी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक नीलकंठ तिवारी सहित काशी के गणमान्य लोग उपस्थित थे। काशी जो भारत के सनातन धर्म की आधार भूमि है, यहाँ पर इन पूज्य संतों को एक साथ एक मंच देकर के सद्भावना का एक नया संदेश दिया है। और इस अवसर पर ये मेरा सौभाग्य है कि 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी तथा हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ का विमोचन का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हुआ है। और मैं आप सबसे कहूँगा कि अभी Modi@20 के अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले इस पुस्तक के हिंदी एडिशन का विमोचन भी काशी में ही रुद्राक्ष के सभागार में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बना है, वहाँ पर इसका भव्य विमोचन का कार्यक्रम अभी कुछ दिन पहले संपन्न भी हुआ है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की साइंटिफिक जांच यानी कार्बन डेटिंग से संबंधित याचिका खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर शुक्रवार को जिला जज वाराणसी A.K. विश्वेश की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की साइंटिफिक जांच यानी कार्बन डेटिंग से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से यह याचिका दायर की गई थी कि बिना क्षति पहुंचाए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाई जाए, जिसे वाराणसी जिला जज ने आज खारिज कर दिया। दरअसल 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए सर्वे में मिले कथित शिवलिंग के मुद्दे पर 4 वादी महिलाओं ने बिना क्षति पहुंचाए कार्बन डेटिंग की मांग की थी। वहीं इस मामले में जवाब देने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कोर्ट से समय मांगा था, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि कार्बन डेटिंग नहीं की जानी चाहिए, यह शिवलिंग नहीं एक फव्वारा है, इसकी जाँच होनी चाहिए। वहीं कोर्ट ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बीते 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन समेत अन्य ने कोर्ट में शिवलिंग की आकृति की
ASI विशेषज्ञ से कार्बन डेटिंग कराने का अनुरोध किया था। जो है 2 बिंदुओं को देखते हुए माननीय न्यायालय ने 250 का जो वैज्ञानिक विधि या कार्बन डेटिंग से जो टेस्ट कराने की बात कही गई थी उसको खारिज किया है, ये कहते हुए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वो प्रोटेक्टेड है एप्लीकेशन, और शिवलिंग जो मिला है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मई में जो ऑर्डर हुआ था उससे प्रोटेक्टेड है। और दूसरी बात ये है कि आम जनमानस की भावना भी आहत हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाए। देखिए ये झटका का विषय है ही, कोई भी एप्लीकेशन खारिज होना, हम भी वादी हैं तो ये हमारे लिए एक जो है दुख का विषय है, तो उस पर हम विचार विमर्श करेंगे कि आगे हमें क्या करना। निसंदेह ये भी एक पक्ष है कि किसी प्रकार का वहाँ पे अगर हस्तक्षेप होता है तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना होती है, और उसके पूर्व 16 मई के आदेश यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर जो उसको सील कराए हैं वो अभी उसमें परिवर्तन हो सकता है, तो इस स्थिति को यथावत रखते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने आगे की रणनीति क्या कॉपी प्राप्त करने के बाद हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी अधिवक्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हैं, उनको विमर्श करेंगे और फिर इस पक्ष को किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से हम अपनी बात रख सकते हैं। चेतगंज रामलीला समिति के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व प्रसिद्ध नकटैया मेला का भव्य आयोजन हुआ। बनारस के अगर लखा मेलों की बात करें तो रथ यात्रा मेले से लखा मेला शुरू हो जाता है, लेकिन जो चेतगंज की नकटैया होती है 137 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। गुलामी के समय से और अब तक जो भी ज्वलंत सामाजिक मुद्दे रहे हैं, जो समाज की बुराइयां रही हैं, उसको जगाने का कार्य ये चेतगंज की नकटैया करती है। और इस नकटैया को देखने के लिए केवल बनारस ही नहीं, आसपास के ज़िले ही नहीं, बल्कि विश्व के विभिन्न देशों के लोग भी आते हैं और यही बनारस की महिमा दिखाती है। चेतगंज रामलीला समिति के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस साल भी करवा चौथ के दिन विश्व प्रसिद्ध नकटैया मेला का आयोजन किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग का लाग विमान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। बनारस के विश्व प्रसिद्ध लखा मेला में हजारों की भीड़ उमड़ी। वाराणसी के साथ आसपास के जनपदों व गैर प्रांत से लोग भी मेला देखने के लिए पहुंचे। इस मेले की शुरुआत बाबा फतेहराम ने 136 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को धार देने के लिए की थी। रामलीला समिति की ओर से आज भी इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। कोरोना काल में 2 साल मेला का आयोजन प्रभावित था, लेकिन इस वर्ष मेले की रौनक दिखी। मध्यरात्रि 12 बजे मेला की शुरुआत हुई, इसके बावजूद लोगों की भीड़ जमा रही। मेला में शामिल 135 लाख विमान निर्धारित मार्गों से गंतव्य तक पहुंचे, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। रामलीला समिति के व्यास ने बताया कि प्रयागराज, भदोही, चंदौली के कमालपुर व धानापुर समेत पूर्वांचल के विभिन्न स्थानों से लाख विमान आते हैं। यह विश्व प्रसिद्ध आयोजन है। इसमें पूर्वांचल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लोग शामिल होते हैं। 2 साल कोरोना की वजह से आयोजन बंद रहा, इसलिए इस बार भीड़ अधिक है। मान करेगा, इसका अंत निश्चित है। नेचुरलिटी लगती है, नेचुरल देखने में लगता है।
जो इतिहास है, जो कहानी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो लीला है, ये दर्शाती है और काशी से ये संदेश पूरे विश्व को जाता है। इसकी जो ये नकटैया है 137 वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वहन कर रही है। ये रामलीला समिति जो है 137 वर्ष पूर्व, उस समय आप जान ही रहे हैं कि देश गुलामी में था, जो है अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ फतेह राम जी ने इस नकटैया का शुभारंभ किया और उस नकटैया में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है देश के क्रांतिकारी जो है लाग विमान के माध्यम से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को लेकर के जो है लाग निकालते थे और उसके माध्यम से लोगों को जागृत करते थे और अपने लोगों को जागृत करके जो है उनके खिलाफ एक मुहिम चलाते थे जो है। और इस कहा जाता है कि इस नकटैया में चंद्रशेखर आज़ाद जी और तमाम ऐसे क्रांतिकारी आते थे जो आकर के यहाँ रणनीति बनाते देश की आज़ादी के लिए जो है, तो बहुत मायने रखता हो तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जो है इस नकटैया का शुभारंभ। और आज भी आप देखते होंगे कि लगातार जो है जब भी कोई देश की प्रमुख मुद्दा होता है उस मुद्दे को इस नकटैया के इलाके के माध्यम से निकाला जाता है जो है। अमरीश जी, काफ़ी भीड़ होती है बड़े पैमाने पे, शासन प्रशासन की तरफ से क्या सहूलियत मिलती है और किस तरह से इतने भीड़ को मैनेज कर पाते हैं? देखिए, लाखों की लखा मेला जो है बनारस के जो प्रमुख मेले हैं, जो उस मेले में चेतगंज की नकटैया विश्व प्रसिद्ध है, उसमें देखिए ईश्वर कराते प्रशासन शासन तो अपने स्तर पर जो व्यवस्था होती है सुरक्षा के मद्देनज़र करती है, लेकिन कहा जाए तो ये प्रभु की महिमा है कि ये सकुशल ये मेला हर वर्ष जो है। शासन द्वारा विद्युत विभाग को संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के 2 एकड़ भूमि का आवंटन करने के विरोध में अध्यापक संघ, कर्मचारी संघ एवं छात्र संघ ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। शुक्रवार को संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्रों के द्वारा केंद्रीय कार्यालय के समक्ष विद्युत विभाग को शासन द्वारा विश्वविद्यालय की 2 एकड़ भूमि आवंटन के विरोध में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में अध्यापक संघ, अधिकारी संघ, कर्मचारी संघ एवं छात्र संघ ने मिलकर शासन के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हुए तत्काल इस आवंटन के स्थगन की मांग की है। गौरतलब है कि जिस जमीन के पट्टे की बात शासन द्वारा विद्युत विभाग को की जा रही है, वह भूभाग 100 वर्षों से अधिक समय से विश्वविद्यालय के परिसर में है एवं संस्था के मालिकाना हक में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है एवं संस्कृत का संपूर्ण देश में प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी ने भी शासन के इस निर्णय का विरोध करते हुए सरकार के प्रतिनिधियों से संवाद एवं पत्र के माध्यम से स्थिति को अवगत कराने की बात कही है। आंदोलन में प्रोफेसर राम पूजन पांडे, महामंत्री अमित कुमार शुक्ल, डॉक्टर पद्माकर मिश्र, प्रोफेसर राजनाथ सिंह आदि लोग उपस्थित थे। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुशील तिवारी एवं महामंत्री यदुनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में समस्त कर्मचारी भी सम्मिलित हुए। साथ ही समस्त छात्र संघ के लोग भी आंदोलन में सम्मिलित हुए। जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालय परिवार की 2 एकड़ भूमि को बिजली विभाग को पट्टा कर दिया है, उसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से जो है शासन से, जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं कि यह जो ज़मीन बिजली विभाग को दी गई है यह पूर्णतया गलत है। यह ज़मीन विश्वविद्यालय के कब्जे में विगत 100 वर्षों से अधिक समय से है और आज के इस परिवेश में जब सभी विश्वविद्यालय अपने नए परिसर खोल रहे हैं, उनको नई ज़मीन शासन की तरफ से दी जा रही है। यहाँ जो विश्वविद्यालय परिवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास ज़मीन है, उस ज़मीन को भी उसमें से 2 एकड़ लिया जा रहा है, जो पूरी तरह से दुखद है। यह संस्कृत के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ एक जो है छलावा है, खिलवाड़ है, धोखा किया जा रहा है। यह हमारा हक है। हम इसको विश्वविद्यालय परिवार को कथमपि विश्वविद्यालय की ज़मीन नहीं लेने देंगे और इसके लिए हमसे जो भी संघर्ष हो सकेगा, यहाँ से लेके शासन तक पूरा विश्वविद्यालय परिवार जुट करके शासन के, जिला प्रशासन के इस निर्णय का विरोध करता है। कौन कौन लोग हैं आज धरने में? आज यहाँ इस धरने में समस्त विश्वविद्यालय परिवार बैठा हुआ है, जिसमें सभी अध्यापकगण, सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण, छात्रगण, सभी लोग यहाँ धरने में। और यह समस्त जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, यह माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में किया जा रहा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई।
2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगत सिंह छात्र मोर्चा के नेतृत्व में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र छात्राओं ने BHU के सेंट्रल ऑफिस का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। BHU में फीस वृद्धि के खिलाफ भगत सिंह छात्र मोर्चा के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने BHU के सेंट्रल ऑफिस का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान BHU सुरक्षा कर्मियों द्वारा केंद्रीय कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया। छात्र जब पहुंचे तो केंद्रीय कार्यालय में कुलपति से मिलने की मांग करने लगे, जिसको लेकर छात्र केंद्रीय कार्यालय के अंदर जाना चाहे तो सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान छात्रों ने कुलपति और प्रशासन को चेतावनी दिया कि जल्द से जल्द फीस वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो पूरे BHU को बंद करके बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर हुई सभा का संचालन मानव उमेश ने करते हुए कहा कि फीस वृद्धि के जिम्मेदार सिर्फ कुलपति और BHU प्रशासन नहीं है, बल्कि सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। जिस तरह देश की सभी संपत्तियों को सरकार तेजी से निजीकरण कर रही है, उसी नीति के तहत यह BHU एवं अन्य विश्वविद्यालयों का निजीकरण करने की योजना है। छात्रा इप्सिता ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 और कुछ नहीं बल्कि गरीबों को उच्च शिक्षा से बेदखली का दस्तावेज है, जिसका मकसद है उच्च शिक्षा को खरीदने और बेचने की वस्तु बना देना। यानी उच्च शिक्षा वही विद्यार्थी ले सकता है जिसके पास इसे खरीदने के पैसे हों। कितनी शर्म की बात है, देश की सरकारें व विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने बड़ी बेशर्मी से फीस बढ़ाकर गरीब, दलित, पिछड़े घरों के बच्चों को विश्वविद्यालयों में पढ़ने से रोक देना चाहा है। शिक्षा का देश व समाज की उन्नति में अहम योगदान है और अगर इस तरह फीस वृद्धि हुई तो देश की एक बड़ी आबादी शिक्षा से वंचित हो जाएगी। तब फिर देश और समाज का विकास रुक जाएगा। इस दौरान आकांक्षा, आजाद, मानव उमेश, आलोक, ब्रह्म नारायण, उत्कर्ष, सोनाली, किशन, हर्ष, आदर्श, अभिनव, अमित गौरव, इप्सिता सहित दर्जनों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। BHU प्रशासन ने फीस वृद्धि की है और बेतहाशा फीस वृद्धि की है। कई कोर्सेज की 50% से लेकर 500% तक फीस वृद्धि की है और इसके साथ साथ हॉस्टल की भी जो है दुगनी से ज़्यादा फीस कर दी है। तो हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो वर्ग है जो बहुत मुश्किल से ही पढ़कर आ पाता था वो अब और नहीं आ पाएगा। जो गरीब है, जो मजदूर हैं, जो दलित आदिवासी महिलाओं का वर्ग है जो बहुत मुश्किल से आता था, तो उससे लगातार जो है सरकार ये वंचित कर रही है शिक्षा। ऐसे हम देख सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो फीस वृद्धि हुई थी कुछ दिन पहले, 1 महीने तक आंदोलन चला, उसके बाद भी उल्टा उन स्टूडेंट्स पर जो आंदोलन कर रहे थे उन्हीं पर FIR किया गया। इधर भी हम देख रहे हैं BHU में कि यहाँ पे हमने जब फीस वृद्धि का पोस्टर लगाया कि फीस वृद्धि के खिलाफ आप लोग आइए, तो प्रशासन ने सारे के सारे पोस्टर फाड़ दिए। एक पोस्टर चुनकर कैंपस से फाड़ दिया जाता है। उसके बाद हम जब सेंट्रल ऑफिस आते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉक्टर गार्ड जो हैं वो खड़े हुए हैं और हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम VC से नहीं मिल सकते, VC नीचे आ ही नहीं सकते हैं। तो एक ऐसे VC हैं जो स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन अपने इसी कमरे से नहीं उतर सकते हैं।
जब यहाँ पर हम लोग धूप में बैठेंगे। नगवां स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इस संदर्भ में शुक्रवार को आहूत पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक ओहायो मेडिकल कॉलेज अमेरिका के प्रोफेसर सुमन कुमार मिश्र ने बताया कि विद्यालय में वृहद स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। विज्ञान प्रदर्शनी में चौथी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र प्रतिभाग करेंगे। छात्रों द्वारा वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल वार्मिंग, सोलर पावर एनर्जी जैसे विषयों में मॉडल बनाए गए हैं। इसके अलावा न्यूटन गैडल भूकंप सेंसर एवं एंटी स्लिप अलार्म फॉर ड्राइवर्स एवं वॉइस कंट्रोल रोबोट जैसे मॉडल भी बनाए गए हैं। आगे प्रोफेसर मिश्र ने बताया कि प्रदर्शनी में भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान पर आधारित 100 से अधिक मॉडल बनाए गए हैं। विज्ञान प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर आरती मलिक, डॉक्टर जीपी दुबे, डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर यामिनी भूषण त्रिपाठी समेत विज्ञान के कई ख्यातिलब्ध विद्वान शिरकत करेंगे। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल पिछले 25 वर्षों से वाराणसी की सेवा कर रहा है। इसमें 15 अक्टूबर को 11 बजे हम आपको निमंत्रित करते हैं बनारस के नागरिक आवें, और ये फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। और आप हम लोगों के बच्चों ने क्या क्या दिखाया है, वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर आधुनिक समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान हो सकता है। हम तो ये जानते हैं कि इंटरनेशनल हिंदू स्कूल एक नागरिक के समान है बनारस का, जिसको और नागरिकों को शिक्षा देना इसका अभिप्राय है। आप लोग आइए कल। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में वाराणसी से कबीर उत्सव के आयोजन का शुभारंभ 16 अक्टूबर को होगा। कबीर मध्ययुगीन भक्ति साहित्य धारा के महान संत कवि थे। उन्होंने हमारी सनातन संस्कृति को रूढ़ी मुक्त करके समाज की विषमताओं को दूर करने में फकीरी अंदाज में अखंडता के साथ चोट किया। उनके कथन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा कबीर उत्सव का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। इस श्रृंखला का प्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ कबीर की जन्मस्थली वाराणसी में और समापन निर्वाण स्थली मगहर में होगा। देश के सभी राज्यों में लगभग 75 से 100 स्थानों पर यह आयोजन किया जाएगा। पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए संगीत व सांस्कृतिक संस्था सुर संगम के अध्यक्ष के.सी. मालू जयपुर ने बताया कि कबीर उत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कबीर के मौलिक चरित्र, उनके पद, दोहे, साखियाँ, उलट बासियों आदि के संगीतमय गायन व नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से जनता के समक्ष रखना है। इसी दिशा में प्रथम कबीर उत्सव का आयोजन वाराणसी में 16 अक्टूबर रविवार को किया जा रहा है। इस समारोह में कबीर से जुड़े सांस्कृतिक आयोजन के साथ साथ कबीर के बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ सनातन परंपरा व राम के बारे में कबीर के दर्शन को भी प्रस्तुत किया जाएगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कबीर उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य कबीर को समग्र रूप से जन साधारण के रूप में सामने प्रस्तुत करना है। हम विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले विशिष्ट गीतकारों और संगीतकारों के माध्यम से कबीर के पदों, दोहों एवं उसकी साखियों की प्रस्तुति देकर ये प्रतिपादित करेंगे कि कबीर जन साधारण के कवि हैं और कबीर आज के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतया प्रासंगिक हैं और हम कबीर को लेकर अपनी भारतीय जो सनातन संस्कृति की जो परंपरा है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सब उद्देश्य को लेकर के इस कबीर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन 16 अक्टूबर को बनारस में रुद्राक्ष थिएटर में शाम 6 से 8 बजे तक होगा, जिसके मुख्य अतिथि श्री अर्जुन राम मेघवाल जो भारत संसार के संस्कृति राज्य मंत्री हैं वो करेंगे और बनारस के श्री रविंद्र जायसवाल जो पंजीयन, मुद्रांक एवं न्यायालय राज्य मंत्री हैं वो इसके मुख्य अतिथि। रॉक डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर्स सम्मेलन के 7वें संस्करण का उद्घाटन बीएचयू के विज्ञान संस्थान के महामना हॉल में हुआ। स्ट्रक्चर जियोलॉजी एंड टेक्टोनिक स्टडीज ग्रुप इंडिया और भू विज्ञान विभाग के तत्वावधान में रॉक डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर्स सम्मेलन के 7वें संस्करण का उद्घाटन विज्ञान संस्थान के महामना हॉल में आयोजित किया जा रहा है।
उद्घाटन समारोह में भूविज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर बीपी सिंह ने आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर सयानदीप बनर्जी ने सम्मेलनों के विवरण, पूर्व सम्मेलन कार्यशाला और सम्मेलन के बाद क्षेत्र कार्यशाला और इसके विवरण के बारे में जानकारी दी। प्रोफेसर ध्रुव ज्योति मुखोपाध्याय ने 15 साल पहले आरडीएस सम्मेलन की शुरुआत से उसके इतिहास के बारे में बात किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मंच युवा शोधकर्ताओं के लिए वरिष्ठ और जूनियर के बीच विचारों का आदान प्रदान करने के लिए है। एसजीटीएसजीआई के सचिव प्रोफेसर शांतनु बोस ने आरडीएस की शुरुआत के बारे में भी बात की और पिछले आरडीएस सम्मेलनों के बारे में जानकारी दी। प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी, निदेशक विज्ञान संस्थान बीएचयू ने समारोह की अध्यक्षता की और दर्शकों को भू विज्ञान विभाग और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से अवगत कराया। सम्मेलन के आयोजन सचिव डॉक्टर ए विश्वास ने कार्यक्रम की मेजबानी की और धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एबॉट सैक वॉल्यूम और फाइल गाइड का विमोचन भी किया गया। लोगों का ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन चलेगा। ये मेनली स्टूडेंट्स लोग प्रेजेंट करेंगे एंड ऑब्वियसली बहुत सारे हमारे सीनियर प्रोफेसर वो उनके निगरानी में ये प्रेजेंटेशन चलेंगी। एंड उसके बाद हम लोग 3 दिन के एक फील्ड ट्रिप के लिए हम लोग रेणुकूट जा रहे हैं स्टूडेंट्स लोगों को ट्रेनिंग के लिए, ताकि स्टूडेंट्स लोगों को मौका मिले सीनियर पर्सन्स को सुनने का और उनसे सीखने का। तो मतलब ये टोटल प्रोग्राम 6 दिन का है, स्टार्टिंग फ्रॉम 13 to 15 अक्टूबर। पहले 3 दिन कॉन्फ्रेंस चलेगा, देन 16 to 18 स्टूडेंट्स लोगों के लिए फील्ड ट्रिप चलेगा। उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुरुवार को ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की उर्दू अकादमी द्वारा गुरुवार की देर शाम ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन लल्लापुरा के एक मैरिज हॉल में संपन्न किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में परंपरा के मुताबिक दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि, शांति दूत, मार्गदर्शक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच व वरिष्ठ नेता आरएसएस इंद्रेश कुमार, डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, उर्दू अकादमी के चेयरमैन जनाब चौधरी कैफुल बरा साहब, हाजी इस्लामुद्दीन तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उर्दू विभागाध्यक्ष आफाकी ने दीप प्रज्वलन कर ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन का शुरुआत किया। ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन के संयोजक व सदस्य उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश सरकार सैयद इशरत हुसैन ने अतिथियों का स्वागत व सम्मान करते हुए कहा कि बकमाल शख्सियत जनाब योगी जी की सरकार ने जितनी भी लोकप्रिय व कामयाबी योजनाओं को अन्य विभागों, जाति वर्ग समुदायों के लिए किया है, उतनी ही उर्दू अकादमी की कामयाबी व बेहतरी के लिए मुस्लिम वर्ग के लिए कई लाभकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए सहूलियत मुहैया कराया है। बतौर मुख्य अतिथि इंद्रेश जी ने कहा कि वर्तमान में जितनी सक्रियता और राष्ट्रभक्ति से बड़ी संख्या में मुस्लिम राष्ट्रवादी विचार के लोग देश के नवनिर्माण में राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़कर काम कर रहे हैं, यह विषय संदेश वाहक है। इसके बाद मुशायरा कवि सम्मेलन में शोराय किराम जनाब अहमद आजमी मुंबई, झरना मुखर्जी कोलकाता, शमीम गाजीपुरी, लियाकत जलज अम्बेडकर नगर, डॉक्टर नशीमा निशा मोहनिया, पूनम श्रीवास्तव मिर्जापुर, डॉक्टर चंद्रभाल नोएडा, प्रज्ञा श्रीवास्तव लखनऊ, चिराग राही दिल्ली, डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव चपाचप बनारसी, काविश बनारसी आदि ने पूरी रात अपनी गजलों, शायरी और कविताओं से श्रोताओं को सराबोर किया। सदारत जनाब हाजी इस्लामुद्दीन साहब ने किया और संचालन डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव चपाचप बनारसी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन सैयद इतरत हुसैन ने दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से भाजपा काशी क्षेत्र के महामंत्री अशोक चरसिया, सैयद इतरत हुसैन, डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, विक्रम भारद्वाज, राजेश शेठ, भाजपा मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ, जनाब चौधरी कैफुल बरा, जनाब आफाकी साहब सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। आदमी से प्यार होना चाहिए। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।